नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीट पात्रता L1 और L2 एग्जाम के लिए मॉडल पेपर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा, मनोविज्ञान या फिर कह लीजिए साइकोलॉजी के हम 10 मॉडल पेपर करने वाले हैं, जिसका आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 1 रहने वाला है, जिसमें हम साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन देखेंगे और हूबहू इसी तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपका एग्जाम है रीट का तो इन मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से लगा लेना, 30 के 30% देख लेना, क्योंकि 30 के 30% इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और कितने मॉडल पेपर करेंगे? 10 मॉडल पेपर करने वाले हैं। और इसी प्रकार 10 मॉडल पेपर हम रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड हिंदी भाषा के करने वाले। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा के करने वाले हैं। और हमारा टाइम बचा ना प्यारे विद्यार्थियों, तो 10 मॉडल पेपर हम करेंगे ईवीएस के। किसके करेंगे? ईवीएस के हम 10 मॉडल पेपर करने वाले हैं। तो शानदार तैयारी, जानदार तैयारी मॉडल पेपर के माध्यम से अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो बहुत फायदा मिलने वाला है। और साथ के साथ मैं ये बता दूं, अगर आपने पहले से भी कुछ नहीं पढ़ रखा, इन क्वेश्चनों को लगा लेते हो ना, तो भी आपकी रीट पात्रता क्लियर हो जाएगी। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो देखिए मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। और 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे और ई ऑप्शन रहेगा अनुत्तरित प्रश्न का, जो आपको नहीं भरना प्यारे विद्यार्थियों, एक भी नहीं भरना, सभी आपको क्वेश्चन करके आने। ई ऑप्शन तो आपको भरना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आप ई ऑप्शन भरते हो प्यारे विद्यार्थियों, तो वो क्वेश्चन आपका वैसे ही नहीं माना जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो भर के आना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? बाल विकास क्या है? सबसे पहले बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया किसने किया था? बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है हमें? जॉन लोक व थॉमस होब्स। क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए, जॉन लोक व थॉमस होब्स। तो इसका सही आंसर हमारा यही हो जाएगा। आगे बढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? जॉन लोक व थॉमस होब्स के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर मानव विकास के क्षेत्र हैं, यानी मानव का जो विकास है ना, उसके हमें क्षेत्र बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ए में हमें दे रखा है मनोवैज्ञानिक, जी श्रीमान होता है। फिर देखिए संज्ञानात्मक, ये भी होता है विकास क्षेत्र में। फिर देखिए संवेगात्मक, ये भी होता है। और फिर देखिए शारीरिक, तो ये भी होता है। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारा वही हो जाएगा। कौन सा? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा कि मानव विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ये क्या है? मानव विकास के क्षेत्र हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कौन से मनोवैज्ञानिक है? वाइगोत्स्की। कौन से मनोवैज्ञानिक है? वाइगोत्स्की है, जिनके बारे में हमें पूछा गया। क्या पूछा गया? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू पर चर्चा नहीं की गई है? यानी ऐसा इनमें से कौन सा पहलू है जिस पर चर्चा नहीं की गई? और ऑप्शन नंबर ए देखिए जैविक, ऑप्शन नंबर बी हमें दे रखा है सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हमारा भाषाई। तो
वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषाई पर चर्चा की गई थी, सांस्कृतिक पहलू पर चर्चा हुई थी, सामाजिक पहलू पर चर्चा हुई थी, लेकिन जैविक पहलू पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन हमें क्या कहता है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इतना मोटिवेशन ले लीजिए। अब की बार 2025 में सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां, ऑप्शन नंबर ए ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब तक हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों के ही हमें ऑप्शन नंबर ए मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, किससे हमें पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमें पूछा गया, देखिए क्या, पियाजे के नियम के अनुसार पूछा गया, यानी पियाजे के अनुसार पूछा गया। किसके अनुसार, पियाजे। पियाजे है, यहां पियाजी नहीं है। कभी आप सोच लो पियाजी के बारे में पूछा गया, नहीं, ये पियाजी नहीं, पियाजे है। क्या है, पियाजे। तो देखिए मितांस की वर्तमान आयु कितनी है, 6 वर्ष है। मितांस कितने साल का हो गया है, 6 साल का हो गया है। तो बताइए पियाजे के अनुसार मितांस वर्तमान में संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है, यानी पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं उनमें से वो कौन सी अवस्था में है, कितनी उम्र है, 6 साल की उम्र है। किसकी उम्र है, मितांस की उम्र है। तो देखिए औपचारिक संक्रियात्मक में आएगा क्या, मितांस नहीं आएगा। क्या मूर्त संक्रियात्मक में आएगा, तो यह भी नहीं है। क्या संवेदी गतिक में आएगा, नहीं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पुरो संक्रियात्मक एकदम सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, विद्यालय। तो ठीक है, ये तो समाजीकरण का माध्यम तो है, लेकिन हमें पूछा गया प्राथमिक। क्या पूछा गया, प्राथमिक, यानी पहला। क्या है ये, पहला। पहला पूछा गया है हमें कि पहला समाजीकरण का माध्यम कौन सा है। तो देखिए विद्यालय होगा क्या, नहीं। विद्यालय तो बालक बाद में जाता है। क्या सरकार का होगा, नहीं। क्या मीडिया का होगा, नहीं। तो परिवार होगा पहला, यानी प्राथमिक समाजीकरण क्या होगा, परिवार। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बालक का पहला समाज कौन सा, परिवार होता है। कौन होता है, परिवार। माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई, काका काकी, ये होते हैं प्राथमिक परिवार, यानी प्राथमिक समाजीकरण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए कि अपने संपूर्ण रूप में वे सारे भेद और अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करते हैं। ये देखिए कितनी शानदार बात कह रहे हैं यहां पर कि अपने संपूर्ण रूप में वे सारे भेद और अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करते हैं, यानी आप में और मुझ में जो अंतर है ना, वो भेद यानी अंतर जो दूसरों से हमें अलग करता है, व्यक्तित्व विभेद कहलाते हैं। उक्त परिभाषा किससे संबंधित है, यानी ये परिभाषा किसने दी थी, व्यक्तिगत विभेद की ये परिभाषा किसने दी कि वे सारे भेद और अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करते हैं व्यक्तिगत विभेद कहलाता है। तो ये परिभाषा दी गई हमारे कॉर्टन वी गुड के द्वारा, या हर्बन स्पेंसर के द्वारा, या सोरेनसन के द्वारा, या क्रो एंड क्रो के द्वारा, या फिर अनुत्तरित पर्सन। तो इसका ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा हमारा एक नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। कार्टर वी गुड के द्वारा ये परिभाषा दी गई, क्या दी गई कि अपने संपूर्ण रूप में वे सारे भेद और अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे से क्या करते हैं, अलग करते हैं, व्यक्तिगत विभेद कहलाते हैं। और इसको याद किस प्रकार रखोगे, विभेद, व्यक्तिगत विभेद यानी भिन्नता लानी है। किस प्रकार लाएंगे, कोई तो गुड़ जैसा मीठा होगा, कोई अलग खारा होगा। जिसके पास गुड़ होगा वो मीठा होगा ना, यानी गुड़। यहां पर क्या है, गुड दे रखा है, तो ये कार्टर वी गुड है, आ जाएंगे। याद रखने के लिए बताया है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कि मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता,
क्या व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए वंशानुक्रम को प्रधान कारक माना है, यानी व्यक्ति में जो विभिन्नता आती है ना उसमें वंशानुक्रम अहम भूमिका निभाता है। जिस प्रकार माता पिता होंगे आगे उनकी संतान होगी, जिस प्रकार दादा दादी होंगे आगे उनकी संतान होगी, यानी वंशानुक्रम को प्रधान किन किन ने माना यह हमें पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रियसन बिल्कुल सही है, इन्होंने वंशानुक्रम को प्रधान माना है। टर्मन के अनुसार भी वंशानुक्रम प्रधान है व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए। नॉर्मन एल मन के अनुसार भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता में वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। डेंजर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी क्या, डेंजर ऑप्शन, उपयुक्त सभी एकदम डेंजर ऑप्शन होता है, क्योंकि हम उपयुक्त सभी देखते हैं और हम करके आ जाते हैं। तो ये यहां पर सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी एकदम सही आंसर। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 8, ये रीट पात्रता परीक्षा के लिए आपकी सीरीज चल रही है, तो लाइक कीजिए, चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हां प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल के माध्यम से आपको व्याख्या सहित भी करवाए जा रहे हैं, उनकी क्लासें भी देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। व्यक्ति के लिए जो प्रयुक्त शब्द कौन सा, परसोना यानी मुखौटा किस भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है? तो चलिए आगे चलते हैं, जिसके हमें ऑप्शन दे रखे हैं ये लीजिए इसके ऑप्शन। मखौटा हमें बताना है, तो नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, ग्रीक भाषा का है क्या, क्या लैटिन भाषा का है, या जर्मन भाषा का है, या इतालवी भाषा का है, या फिर अनुत्तरित पर्सन, ये तो हमें नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी राइट आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और बी से भी हम क्या बनाएंगे, बोलो, क्या बोलो, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, बोलो अब की बार सरकारी, क्योंकि हमें सरकारी नौकरी चाहिए अब की बार प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा। कौन सा, मखौटा, परखोटा कहते हैं ना, यहां पर क्या दे रखा था हमें, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से। हमें दे रखा था मखौटा के बारे में, जिसे परसोना कहते हैं। परसोना किस भाषा का शब्द है, तो आपको मैंने बता दिया लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, चरक संहिता में 3 ह्यूमरल तत्वों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है जी, 3 तत्व होते हैं, किसके अनुसार, चरक संहिता के अनुसार। वो हमें बताने कि इनमें से कौन सा तत्व वो शामिल नहीं है, यानी एक तत्व हमें अलग दे रखा है, बाकी 3 तत्व हमें वही दे रखे हैं जो चरक संहिता में दिए गए हैं या प्रस्तुत किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, वात, बिल्कुल सही है, वात का वर्गीकरण किया गया है, ये शामिल है। पित्त, पित्त को भी शामिल किया गया है, कफ को भी शामिल किया है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों मानस को शामिल नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आपसे पूछे कि चरक संहिता में 3 ह्यूमरल तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, निम्न में से कौन सा है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, वात, पित्त, कफ और उपयुक्त सभी आपको देगा ऑप्शन, तो वो हो जाएगा हमारा उपयुक्त सही आंसर। लेकिन हमें यहां पर क्या पूछा कि कौन सा शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मानस शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर देखिए आसान सा क्वेश्चन हमें पूछ लिया गया कि व्यक्तित्व का टाइप सी, कौन सा सी, टाइप सी किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, ये हमें बताना है। फ्रीडमैन के अनुसार, या फ्रीडमैन के द्वारा किया गया, या रोजन मैन के द्वारा किया गया, या मोरिस के द्वारा किया गया, या ओलपोर्ट के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट हमारा 11 नंबर, और क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। आसान सा क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा, कुत्ता, कुत्ते पर जो आधारित है, किसने दिया था वो सिद्धांत, इवान पी पावलोव के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ऑप्शन नंबर ए, इवान पी पावलोव। किस पर इसने प्रयोग किया था इस मनोवैज्ञानिक ने, तो कुत्ते पर प्रयोग किया था, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम की प्रक्रिया में परबलक, क्या अधिगम की प्रक्रिया में परबलक
के संबंध में कौन सा कथन सही है, हमें सही बताना है। तो चलिए देखते हैं। सकारात्मक प्रबलन अधिगम को धनात्मक रूप से प्रभावित करता है। जी हां, सकारात्मक है तो धनात्मक रूप से प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। तो नकारात्मक होगा वो किस प्रकार करेगा, देखिए नकारात्मक प्रबलन अधिगम में अनुक्रिया की दर को बढ़ाता है। किसकी दर को बढ़ाते हैं, अनुक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। यह भी हमें सही दे रखा है। प्रबलक प्राथमिक या द्वितीय हो सकते हैं। जी हां, प्रबलक क्या हो सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीय हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फिंटज द्वारा वर्णित कौशल अधिगम का चरण है। देखिए इसमें आपको मैंने इस प्रकार उपयुक्त सभी क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, देखिए इसमें एक क्वेश्चन में आपको सारी बातें पता चल रही है। फिंटज द्वारा क्या क्या किया गया, कौन कौन से चरण थे, ये सारी बातें आपको एक ही क्वेश्चन में, इस कारण यहां पर उपयुक्त सभी है। तो देखिए फिंटज द्वारा वर्णित कौशल अधिगम का चरण है कौन सा, संज्ञानात्मक चरण भी है इनका, सहचार्यात्मक चरण भी है, स्वायत्त चरण भी है। तो इसका आंसर हमारा फिर वही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी के लिए निम्न में से कौन सा चिंतन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। कौन सा चिंतन है वो, अभिसारी तो नहीं होगा, तो अपसारी हो गया, पार्श्विक चिंतन हो गया। तो इसका आंसर हमारा ए व सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन से सृजनात्मक के लिए कौन से चिंतन सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं, एक तो अपसारी और एक कौन सा, पार्श्विक चिंतन माना जाता है। यानी ए और सी दोनों इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, संवेग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। हमें क्या बताना है, कथन सत्य बताना है। तो देखिए संवेग एक आत्मनिष्ठ भावना है, बिल्कुल सही है जी। संवेग क्या है, आत्मनिष्ठ भावना है। संवेगों में तीव्रता व गुणों के आधार पर अंतर होता है, बिल्कुल सही है, होता है जी। लिंग, व्यक्तित्व और मनोविकृति से संवेग प्रभावित होते हैं जी, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम अक्षमता का संबंध निम्न में से किससे, यानी अधिगम अक्षमता का संबंध में पूछा है। तो भाषा से हो सकता है, उसकी पठन से हो सकता है, उसके लेखन से हो सकता है, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में अधिगम अक्षम बालक की विशेषता नहीं है, बस क्या बताना है, नहीं है। और अधिगम अक्षम बालक, अक्षम बालक क्या होगा, यानी वो कार्य इसको नहीं कर पाएगा, अधिगम को कम कर पाएगा, यानी अक्षम बालक की विशेषता वही होगी जो बालक क्या करेगा, अधिगम को कम सीखेगा। देखिए निर्णयात्मक क्षमता उच्च होती है, उच्च तो नहीं होती, निर्णय लेने की क्षमता कैसी उच्च हो जाएगी, तो ये तो सरासर गलत दे रखा है। फिर देखिए गामक क्रियाएं बाधित होती है, ठीक है जी, अक्षम बालक की गामक क्रियाएं बाधित होगी। क्षीण स्मरण शक्ति पाई जाएगी, ठीक है जी। इनमें प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष होता है। देखिए यहां पर आपको साफ साफ पता चल रहा है किस प्रकार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उच्च तो नहीं होगी, क्या नहीं होगी उच्च, अक्षम बालक में निर्णयात्मक क्षमता उच्च नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, जो इसकी विशेषता नहीं है, किसकी, अधिगम अक्षम बालक की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिभावान बालक कौन है, प्रतिभावान बालक जो आप हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिभावान बालक जो सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, अथवा वह है जो उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं है, उच्च कोटि की विशेषताएं रखता है। उक्त परिभाषा किसकी है, यानी ये परिभाषा किसकी है, जो प्रतिभावान बालकों के लिए दी गई। कौन सी भाषा, जो सामान्य बुद्धि की दृष्टि से क्या है, श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं, अथवा वह है जो उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं, उच्च कोटि की विशेषताएं रखता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई मेरे प्यारे साथियों, तो यह दी गई प्रेम पसरीचा, प्रेम पसरीचा के द्वारा दी गई, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम पसरीचा आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सी पिछड़े बालकों की विशेषता, यानी जो पिछड़े हुए बालक हैं उनकी विशेषता है, यह हमें बताना है। देखिए
इनकी सीखने की गति धीमी होती है। पिछड़े हुए बालक होंगे तो उनकी सीखने की क्षमता क्या होगी, धीमी होगी। साफ साफ झलक रहा है यहां इस ऑप्शन में, तो ये तो सही है। फिर देखिए शैक्षिक उपलब्धि की मात्रा अपेक्षाकृत न्यून होती है, ठीक है जी, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। अपने से कम आयु के बालकों के साथ असमायोजित हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी जो हमको दे रखा है उपयुक्त सभी, तो वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से अधिगम अक्षमता के लिए उत्तरदायी कारक है, यानी अधिगम अक्षमता के लिए उत्तरदायी कारण हमें बताना है। कौन सा है ये हमको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए, वंशानुक्रम। जी हां, वंशानुक्रम हो सकता है उत्तरदायी कारक है, क्योंकि अगर माता पिता कम पढ़े यानी उनका दिमाग यानी उनकी मेमोरी कम है, तो बच्चे की भी मेमोरी कम है, हो सकती है, ठीक है जी। जैविक कारक, जी हां जैविक कारक भी प्रभाव करता है। वातावरणीय कारक तो सर्वाधिक होता है प्यारे विद्यार्थियों। वातावरण किस प्रकार है, अधिगम अक्षमता के लिए उत्तरदायी कारक है, यानी इसका भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से किस कार्यक्रम को सीखने के प्रतिफल के आधार पर संरचित किया गया है। निम्न में से किस कार्यक्रम को सीखने के प्रतिफल के आधार पर हमें बताना है कि संरचित किया गया है। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, या फिर शिक्षण सहायक सामग्री, या फिर लहर कक्ष। न तो लहर कक्ष होगा, न शिक्षण सहायक सामग्री होगा, न राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर ए। नाम से ही पता चल रहा था आपको उपलब्धि, और यहां पर क्या है, प्रतिफल। देखिए प्रतिफल उपलब्धि, नाम से आपको पता चल रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कौन है। कुर्ट लेविन, वाइगोत्स्की, एरिक डिस्ट्रिक्स, या फिर डेसलर एवं ईवर्ट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए कुर्ट लेविन। क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है, किसे, कुर्ट लेविन को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहां पर शानदार क्वेश्चन है कि एक अध्यापक अपनी शिक्षण प्रक्रिया, मान लीजिए मैं हूं, इस शिक्षण प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षण के आधार पर यह पाता है कि शिक्षण विधि बालकों के लिए अनुपयुक्त है, यानी मैं आपसे कमेंट में यह प्राप्त करता हूं कि मेरी जो शिक्षण विधि है ना वो अच्छी नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए, यानी फिर मुझे क्या करना चाहिए। यानी अब आप क्या लगोगे, शिक्षक लगोगे। क्या लगोगे, अब आप शिक्षक लगोगे। शिक्षक लगने के बाद आपकी जो पढ़ाई विधि है ना वो बालक को समझ में नहीं आ रही, अनुपयुक्त है, तो आप क्या करोगे, विषय बिंदु बदल दोगे क्या, नहीं। विषय बिंदु बदलने से क्या होता है, विधि तो वही रही, शिक्षण विधि बदलनी चाहिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। क्या करेंगे, हम शिक्षण विधि को बदल ही देंगे ताकि बालक को क्या आ जाए, नेक्स्ट जो शिक्षण विधि हो वो समझ में आ जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या दे रखा है, हम कर रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा की शानदार तैयारी, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, शेयर कर दीजिए क्लासों को। अब तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य है। क्या है गणित शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षकों को प्रशिक्षण। देखिए गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा, यानी गणित है यानी मैथ, उसके शिक्षण का उद्देश्य क्या है, शिक्षकों को प्रशिक्षण ही नहीं। ये शिक्षकों को प्रशिक्षण क्यों करेंगे, गणित के लिए, कक्षा के अधिगम के लिए नहीं, बालक के चिंतन का गणितीयकरण करना। एकदम साफ साफ झलक रहा है ऑप्शन में, आपकी यहां पर ऑप्शन में झलक रहा है, जिस प्रकार आंखों में झलकता है उसी प्रकार यहां ऑप्शन में झलक रहा है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा, बालक के चिंतन का गणितीयकरण करना, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी कटप्पा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा कटप्पा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो क्या करना होगा, हमें शिक्षण विधि बदलनी होगी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26
क्वेश्चन क्या है, बड़ा है, देखकर घबराना नहीं है। तो देखिए क्या है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है जी, मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे देखिए, यह छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा अधिक है, यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। मूल्यांकन की उपयुक्त परिभाषा किसने दी थी, यानी यह परिभाषा मूल्यांकन की किसके द्वारा दी गई थी, यह हमको बताना है जी। देखिए माइकेलिस क्या है, ऑप्शन नंबर ए माइकेलिस, ऑप्शन नंबर बी MP मोफात, ऑप्शन नंबर सी जेम्स M ली, ऑप्शन नंबर डी EC वेस्ले और ऑप्शन नंबर ई क्या है, अनुत्तरित पर्सन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा MP मोफात। क्या आ जाएगा, MP मोफात इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 27 देखिए क्या है, ये आपको NEP 2020 आपको पूरी की पूरी आपको मैंने करा दी। NEP 2020 थ्योरी आपको कंप्लीट करवा दी है 3 क्लासों में, जाकर देख लीजिए उस क्लास को, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर अच्छे तरीके से देख लीजिए, नोट्सों के माध्यम से आपको मैंने करवाया है। देखिए कौन सा कथन सत्य है, यह भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। जी श्रीमान एकदम सही कह रहा है, ये ऑप्शन तो तीसरी शिक्षा नीति है। पहली कब आई थी, 1968 में आई थी, दूसरी कब आई थी, 1986 में आई थी, और वर्तमान 2020 ये आपको ट्रिक बताई थी, लड़के और लड़कियों को दोनों को 7 शिक्षा दी जाएगी, यानी 2/9/7/2020। यह 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति है, बिल्कुल सही है। यह पूर्व बाल्यावस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ये क्लासें देख रखी है, तीनों क्लासें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन क्या है, आपको करवाया था हूबहू पेपर प्यारे विद्यार्थियों, वहीं से यहीं बनेगा और इन्हें मॉडल पेपर से बनने वाला है। देखिए भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली, बिल्कुल सही है। छात्रों में भारतीय होने का गर्व जागृत करना, बिल्कुल सही है। और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, यह भी नई शिक्षा नीति का क्या है, विजन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये करना है मेरे प्यारे साथियों आपको कमेंट में, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको करवा रखी है पूरी की पूरी, में यह परिकल्पना की गई कि इस वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले हर बच्चा क्या करेगा, प्रारंभिक कक्षा जो कि कक्षा 1 से पहले है, बाल वाटिका में यहां पर स्थानांतरण किया जाएगा। और आपको बताया था बाल वाटिका कब स्थापित की गई थी, कौन से प्रोजेक्ट के तहत स्थापित की गई थी, अच्छे तरीके से बताया है। और इसका कमेंट आपको करना है, आंसर क्या आएगा इसका आंसर कर दीजिए प्यारा सा कमेंट। और चलिए आज के हम अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन पर। और क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो ग्रेड इससे लेकर इस तक का है, यानी कौन सी ग्रेड से लेकर कौन सी तक है, जो राज्य और स्थानीय समुदाय के विभिन्न शिल्प का ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करेगा। कौन सी ग्रेड का है वो, 3 से 5 का है, 6 से 8 का है, या 5 से 10 का है, 6 से 12। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 से 8। क्या आ जाएगा, 6 से 8 इसका सही आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए उसके बाद आती है हमारी भाषा प्रथम हिंदी, इसके भी हम क्या करने वाले हैं, 10 मॉडल पेपर करने वाले हैं। चाहे आप L1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप L2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो प्यारे साथियों आज के आपको 30 के 30 क्वेश्चन किस प्रकार लगे, और आपके एग्जाम की तैयारी प्यारे विद्यार्थियों अच्छे तरीके से चल रही होगी और मजबूत करने हैं, तो इन मॉडल पेपर की क्लास आप लगा लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली क्लासों को देखने के लिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही मॉडल पेपर आपको मिले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे तरीके से मॉडल पेपर लगा सको। तो प्यारे विद्यार्थियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।